27 तारीख को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है। इसका विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार की घोषणा कर दी है। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगी, पर विरोध दर्ज करवाने के लिए। ऐसे में प्रश्न यह है कि यह विरोध कितना जायज है और क्या इससे मोदी सरकार 3.0 बैकफुट पर आएगी। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्र के बजट के बाद से ही कांग्रेस और पूरे विपक्ष का कहना है कि सत्ता बचाए रखने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया। वैसे ये भी साफ कर दूं कि नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें शामिल होने के लिए कोई सीएम बाध्य नहीं होता। उनके न आने से किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, पर फिर वो राज्य अपनी बात नहीं रख पाएंगे बस। लेकिन सदन में तो बैठना चाहिए, वो भी नहीं किया गया। तो इस एपिसोड के क्या मायने हो सकते हैं, जबकि सरकारें एक तरह से भेदभाव तो हमेशा करती रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बजट कैसा हो ये डिसाइड करने का हक सरकार का होता है और सरकारें अपने हिसाब से बजट पेश करती रही हैं। भेदभाव के आरोप भी समय समय पर लगते रहे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप मुझे कर पाए कि आम समझ में भेदभाव किसे माना जाए तो वो क्या होगा। देखिए स्वप्निल जी, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में जिसके हाथ में सत्ता होती है, कहीं ना कहीं उसका झुकाव रहता है और वो अपने हिसाब से बजट तैयार करता है, क्योंकि विकास का जो रोड मैप है वो सरकार को तय करना है कि क्या किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस मद पे क्या खर्च करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब जो मौजूदा जो ये बजट पेश किया गया है, देखिए अकेले दो प्रांत ऐसे हैं, बिहार और आपका जो है आंध्र प्रदेश, जिन पर शायद 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उनको दिए गए हैं दो राज्यों को। तो लाजमी है कि देखिए ये बात तो चलेगी कि भाई कुर्सी बचाने के लिए उनके जो इसमें घटक दल एनडीए के उनको जो है राजी करने के लिए ऐसे किया गया है। लेकिन लोकतंत्र की ये मजबूरी है, अब क्या करें। अब मैंडेट तो जो है गठबंधन को मिला है ना, तो देखिए उनको अब मजबूरी है। बताइए, गठबंधन के दोनों घटक ये जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मैं कह रहा हूं हर बजट में किसी न किसी पर तो कृपा दृष्टि बरसेगी ही और बाकी सबके हिस्से में वही आएगा जो देश के हिस्से में आएगा। तो इसे भेदभाव कह देना आपके लिहाज से सही तरह का काउंटर है या नहीं है? देखिए भेदभाव तो हुआ है स्वप्निल जी, क्योंकि संघीय जो हमारा जो ये शासन प्रणाली है, संघीय जो ढांचा है, उसके प्रति यदि हम वास्तव में आस्थावान हैं तो सभी राज्यों का समान अधिकार है। उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक राज्य पे खजाना लुटा दिया जाए और दूसरे राज्यों को जो है उनको वंचित कर दिया जाए। अब तो देखिए लाजमी है ऐसे प्रश्न उठना। यदि प्रधानमंत्री जी वास्तव में सब राज्यों को विचार करके और उस हिसाब से जो है वित्त मंत्री जी को निर्देशित करते हैं, या वित्त मंत्री जी। राधेश्याम जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक एक राज्य के लिए आप आज तक के संसदीय बजट का इतिहास उठा लें, एक एक राज्य के लिए किसी भी एक बजट में कभी घोषणा नहीं हुई है कि सारे राज्यों के लिए हम ऐसे स्पेसिफिक घोषणा करते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है स्वप्निल जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जो सरकारें कांग्रेस में करती रही है, अब जो है अब मोदी जी कर रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण ने किया, तो इसमें देखिए आप ये तो होता रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। अब उनको तो राह चलाना है और वो एक विजन है कि भाई हम 2047 तक इसको विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। तो ये सरकार का भी तो अधिकार है ना कि हम किस तरह से जो है इसको जो है आगे ले जाएंगे, देश को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसमें अब विपक्ष का भी अपना धर्म ऐसा, वो तो चिल्लाएंगे, वो उसका विरोध करेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी है और चाहे खड़गे हैं, चाहे यहाँ राजस्थान में देख लीजिए तो जो है टीकाराम वो जो है वो ये है जूली साहब हैं। तो ये सारे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी हैं तो विरोधी हैं, तो विरोध का तो यही है कि विरोधी तो साहब विरोधी करें, तो उसको अच्छा कैसे बताएंगे। मैं पंकज जी को अब इस डिबेट में ला रहा हूं। पंकज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और अधिकतर रेल की घोषणाएं बिहार के लिए होती थी।
ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी, ट्रेन का नाम बंगाली शब्दों के आधार पर रखा जाता था, बंगाल के लिए ज़्यादातर घोषणाएं हुआ करती थी, तो क्या तब यूपीए भेदभाव कर रही थी? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, एक बात आप सबको समझनी पड़ेगी। कल का जो बजट आया, सबसे पहले तो बजट ना तो युवाओं के पक्ष में है, ना महिलाओं के पक्ष में है, ना किसानों के पक्ष में है, और मध्यम वर्ग के नहीं, वो एक और बात है, हम मध्यम भेदभाव वर्ग पे है आते हैं उसके ना साथ तो पंकज बिल्कुल भाई, भेदभाव पे आते हैं। नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक, हाँ, मैं आ रहा हूँ हाँ, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, उनके साथ तो कुठाराघात है ही। दूसरा, देखिए जो भेदभाव वो सबको दिख रहा है। आप देखिए, जैसा कि भारती जी ने भी बताया, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो 2 स्टेट्स पे दिया गया, और 2 स्टेट्स पे देने के बाद आप चीज बताऊं, थोड़े टाइम पहले, लगभग कुछ समय पहले एनडीए गठबंधन से टीडीपी अलग हुई थी, क्योंकि उस समय इन्होंने जो 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो देने थे केंद्र सरकार ने, वो नहीं दिए। आज वो दे दिए तो वापस आ गए। तो खुले तौर पे सीधी सीधी ये चीज दिख रही है। कल नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट था कि हमने तो विशेष दर्जा मांगा था, लेकिन लगभग लगभग सारी मांगे हमारी मान ली गई है। तो ये साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है कि ये सिर्फ सरकार बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। आम जनता के लिए बहुत कुछ इस बजट में सोचा नहीं गया है। अब आप देखिए ना स्वप्निल जी, मैं और आप राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थान को क्या मिला? आप मुझे बता दीजिए 5 चीजें अगर कुछ मिली है तो राजस्थान कुछ नहीं मिला। आरसीपी के प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट क्रिएट किया सकता। जैसे अगर इंटर्नशिप नहीं, की बात हुई तो राजस्थान राजस्थान के लोगों को भी मिलेगी, नौकरी की बात हुई है तो राजस्थान के लोगों को भी मिलेगी, शहर विकास की बात हुई है तो राजस्थान के शहरों का भी होगा। देखिए वो आप अब तक की अगर बजट उठा के देखेंगे तो स्टेट वाइज कुछ ना कुछ बड़ा मिलता है। किसी स्टेट को एम्स मिलता है, किसी को आईआईटी मिलता है, किसी को आईआईएम मिलता है। हमारी सरकारों में मिला करता था। हमारी सरकारों में, अगर मैं ये मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, लालू प्रसाद यादव यूपीए के रेजिम के अंडर भेदभाव कर रहे थे जब वो 2 स्टेट नहीं एक ही स्टेट के लिए ज्यादातर घोषणाएं करते थे? क्या ममता बनर्जी जब एक ही स्टेट के लिए ज्यादा घोषणाएं करती थी तो यूपीए के बैनर तले क्या वो भी भेदभाव किया करते थे? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं ना। मैं आपकी बात को बता रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि देखिए, थोड़ा बहुत आप किसी चीज के, अगर आप कहीं से अगर बिलोंग करते हैं, किसी स्टेट से, किसी कॉलोनी से, किसी सिटी से, किसी डिस्ट्रिक्ट से, उसको थोड़ा एडवांटेज तो आप दे सकते हैं। ये सब देते आए हैं आज दिन तक। जो राजनीति करता है वो इसीलिए राजनीति करता है नहीं अपनी जनता के लिए कर पाए। लेकिन आप पूरे बाकी जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स के साथ बिल्कुल ही कुठाराघात कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया। मैं तो आपको कह रहा हूँ और यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट से कह रहा हूँ, बीजेपी वाले प्रवक्ता साथी भी मेरे बता दें कि राजस्थान को क्या मिला, वो मुझे इस सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, राजस्थान मैं ये सवाल उनसे लूंगा, पंकज भाई मैं ये सवाल उनसे लूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूँ। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां बिहार की और आंध्र प्रदेश की ये स्टेटमेंट जारी कर सकती हैं कि हमें ये स्पेशल पैकेज मिला लेकिन बाकियों को नहीं मिला, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं? क्या कांग्रेस ये बोल सकती है कि बिहार को मिले स्पेशल पैकेज या आंध्र प्रदेश को मिली सपोर्ट की हम निंदा करते हैं, हम भत्सना करते हैं? नहीं, देखिए, मैं राजस्थान यूनिट का एक कार्यकर्ता हूँ, राजस्थान यूनिट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तो सिर्फ नहीं, राष्ट्रीय इकाई तो राष्ट्रीय प्रवक्ता उस पर अपनी बात रखेंगे, या बिहार इकाई के लोग उस पर अपनी बात रखेंगे। मैं तो अपनी बात मैं वही कह रहा हूँ स्वप्निल जी कि अगर आप बिहार किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो तो बिहार की इकाई सोचेगी। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से ये कहिए कि बिहार को मदद मिली, हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि हमें नहीं मिली। क्या आप ये बोल सकते हैं? मेरी बात सुनिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर की कि ये जो हुआ है वो देखिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर इस देश में हमारी गवर्नमेंट का रहा है, एक संघीय ढांचा है, उसमें बाकी स्टेट के साथ बाकी। काश आपने मेरी कल की डिबेट देखी, मैं वही तो कर रहा हूं, मैंने पॉइंट्स रखे आपकी बात के सपोर्ट में रखे। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जब आप संसद में है, आपके पास सबसे अच्छा तरीका हो सकता था कि आप राज्यसभा में अपने बात को साबित कर ले जाते, लेकिन आप वॉकआउट कर गए। आपने सामने वाले का पक्ष मेरी बात स्वप्निल जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि संघीय ढांचे पर हमला है और एक राज्य को ज्यादा देना, एक को कम देना, ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। आपको तो एक लेमन लैंग्वेज में मैं एक चीज कर सकती हूँ, हमारे घर में अगर 3 भाई है, हम 3 बेटे हैं, आपके या मेरे किसी के भी, उन तीनों को एक को तो हमने 70% हिस्सा दे दिया और एक को 10% हिस्सा दे दिया। किस तरीके से वो न्यायोचित है? न्यायोचित बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, आप बात करेंगे न्यायोचित नहीं है, लेकिन आप ही के एग्जांपल पे पंकज भाई, ये उस पिता का अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति का बंटवारा किस बच्चे के लिए कितना करना चाहता है। सही है कि नहीं? क्या हम एक पिता की थॉट प्रोसेस नहीं, बिल्कुल अधिकार, बिल्कुल नहीं,
नहीं, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन कानूनी तौर पे ये भी है कि वो दोनों को बराबर दे। बराबर में नहीं भी दे तो मान लीजिए 5-7-10% का तो फर्क हो सकता है, लेकिन एक को 10 मिलेगा, एक को 70 मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बाध्यता बिल्कुल नहीं चलेगा। कभी पूरी दूसरी कंपनी बात, किसी एक को आज सौंपी आप जाती है, दूसरे को कुछ नहीं दिया जाता, बाध्यता नहीं है। भेदभाव के नहीं, पॉइंट नहीं, तक आप वो- राइट है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं पंकज भाई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम भी कंडीशन बहुत भेदभाव सारी की बात कर रहे हैं, भेदभाव की बात। बाध्यता तो नहीं है, तभी तो दे दिया ना इन्होंने, तभी तो दे दिया ना इन्होंने। लेकिन आप इस हम यही तो बाध्यता का क्या क्वेश्चन, फायदा उठाने वाले हम हैं? क्वेश्चन- बाध्यता नहीं होने का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन अब कृष्ण कुमार जानू जी को भी मैं डिबेट में शामिल कर लूं। कृष्ण कुमार जानू जी, मुझे एक बात समझनी है। सोमवार का दिन था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर क्या हो रहा है, ये पूछा जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने। तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं है। जो राज्य स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया में फिट नहीं है, उसके लिए एक लमसम अमाउंट बजट में खुले दिल से घोषित करना क्या जायज है? स्वप्निल जी, ईमानदार बात तो यह है कि बिहार जो है वो लगातार विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। आप ही लोग हो 18 साल से वहां पर, बिल्कुल। और के अंडर में वो पिछड़ रहा है। और बिल्कुल हैं? नीतीश जी का आप ध्यान करेंगे तो वो लुढ़कने वाले लोटे बनकर इधर और उधर जाते रहे हैं। बिहार को वो कितने साल से मुख्यमंत्री हैं और कभी हमारे पास आए हैं, कभी हमारे को छोड़कर नहीं, गए। लंबे बिहार समय की तक आप ही जनता का आप थे। जनादेश वो लंबे समय प्राप्त तक आप करते ही रहे। आप थे, आप और सुशील मोदी, नीतीश और सुशील मोदी, नीतीश और सुशील मोदी, उसके बाद फिर आप और नीतीश, और उसके बाद फिर बीच में एक गैप आया कुछ महीनों का, और उसके बाद फिर आप और नीतीश। ये रहा है ट्रेजेक्ट्री। नहीं, हम जब रहे हैं तो दिल्ली में कौन रहे हैं? अरे भाई, सुशील और नीतीश जब रहे हैं तो दिल्ली में कौन रहे हैं? आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बैलेंस मोदी करेंगे। रहे हम हैं, 10 साल से मोदी दिल्ली रहे में। हैं, मोदी रहे हैं, बिल्कुल और रहे हैं। नीतीश जी कितने साल से बिहार में हैं? अरे 18 साल, 18 साल। तो और यानी 17.5 लगभग आधा समय हमारा है। 17.5 साल के आसपास आपकी और नीतीश की जोड़ी वहां पर हो चुकी है। 17.5 साल में आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके अंडर में वो पिछड़ते जा रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया कृष्ण कुमार देखो, जानू जी, आप बिहार क्या कह रहे हैं? वास्तविकता से बिहार जो है विकास की दौड़ में पिछड़े राज्यों की गणना में आता है कि नहीं राजस्थान आता? नहीं आता, आप तो उसे बीमारू कहते हैं। किनको? आप तो राजस्थान को बीमारू प्रदेश कहते हैं। बीमारू प्रदेश कांग्रेस बना कर गई। बिल्कुल। है ना? वसुंधरा जी ने बाहर निकालने की कोशिश की हाँ, थी और कांग्रेस ने और उसको फिर बीमारू उन्होंने बना दिया। गहलोत और जी अब ने तो हमने, हमारी ऐसी तैसी हो चुकी है आप लोगों के रिएक्शंस के हिसाब से। तो ऐसे में तो हमें भी स्पेशल मदद की जरूरत थी ना जी। हमारा नाम नहीं सुनाई दिया अब बजट मैं में। आपकी बात समझ रहा हूं स्वप्निल जी, आप मेरी बात जरा एक्सप्लेन समझ लीजिए ठीक। कि बजट 5 साल का नहीं 1 साल का है। हाँ। और हमें सरकार चलाने का जनादेश 5 साल के लिए मिला है। ठीक है। अगर हमने बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में प्राथमिकता दी है तो 32-33 जो भी हिंदुस्तान के राज्य हैं, कहीं न कहीं उसकी प्रायोरिटी तय करने का जनादेश तो सरकार के पास है। और सरकार अगर उसमें प्रायोरिटी में बिहार और आंध्र को इस बजट में लिया है, अगले बजट में किसी और को लेगी, उससे अगले में किसी और को लेगी, तो पांचों बजट में अलग अलग आएगा और सबको मिलता कवर जाएगा। कैसे करेंगे? एक बजट में अगर 2 राज्य कवर किए और इस स्पीड से चले तो आप 5 बजट में 10 ही राज्य कवर कर पाएंगे। निश्चित रूप से यहां आपके सवाल को मैं इंगित करना चाहूंगा, देश के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अच्छी खासी। और उसमें से भाजपा के राज्यों को नहीं, गठबंधन के राज्यों को हाँ। प्राथमिकता दी है, गठबंधन धर्म निभाते हुए। हमने हमारे मुख्यमंत्रियों को कन्विंस किया है, आपको देंगे, दूसरे तरीके से देंगे। और इस सारे बजट पर विपक्ष जो कर रहा है, विपक्ष खुलकर बोले ना, तो संवाद करे ना, भाग क्यों रहा है सदन ठीक से? है, तो फिर क्या विपक्ष का ये कहना सही है कि ये सरकार बचाओ बजट है आपके लिहाज से? मैं विपक्ष बोलूं तो? अपने लिए कोई भी शब्द चुने, नहीं, हम आप कह विपक्ष रहे के हैं मुंह में हमारे शब्द नहीं डालेंगे। आपने, आपके शब्द ये थे नहीं, कि स्वप्निल जहां जी पर ये खुद भी कह रहे हैं ना, गठबंधन ये खुद भी कह रहे हैं कि नहीं, पंकज जी, गठबंधन 2 का मिनट, निभा रहे हैं वो। पंकज जी 2 मिनट, हाँ मैं पकड़ क्यों नहीं सकता हूँ, मैं इस निभाएंगे? बात को पकड़ सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अभी आपने अपने लोगों को कन्विंस किया कि जहां गठबंधन है हम पहले उनकी सुन रहे हैं, गठबंधन की पहले सुनना आप मजबूर हो गए। क्या ये आपकी मजबूरी? ये हमारी मजबूरी नहीं, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। स्ट्रेटेजी। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार राजीव गांधी के बाद कांग्रेस को चलाने का अवसर नहीं मिला। क्या उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को नहीं बदला? आपने खुद ने उदाहरण दिया लालू का और ममता जी का। हाँ, ठीक है। हाँ। और उसमें पासवान जी भी रहे बीच में। तो सारा विषय सबको ध्यान आता है, लेकिन भेदभाव को वो करें तो भेदभाव नहीं, और हमारे यहां भेदभाव नहीं है, सबको बराबर लाने की कोशिश, तो भेदभाव बोल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर राधेश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, आज कांग्रेस के 2 ऐसे कदम हैं जिसका क्रिटिसिज्म चल रहा है।
पहला तो ये कि भाई राज्यसभा में आपने अपना पॉइंट रखना था, सामने वाले का जवाब सुनना था, उसमें कमियां निकालनी थी और बाहर आकर बयान देना था, लेकिन आपने सामने वाले का जवाब नहीं सुना, आप सीधे सीधे बाहर निकल गए। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि आप कह रहे हैं कि साहब हम नीति आयोग की बैठक में हमारे सीएम नहीं जाएंगे। इससे नुकसान कुछ नहीं है क्योंकि सीएम बाध्य नहीं होता उस बैठक में जाने के लिए, लेकिन कम से कम सीएम की वहां मौजूदगी से उस राज्य के लोगों की बात वहां पहुंच जाती है। आप अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए उस स्टेट के लोगों की बात वहां पर नहीं पहुंचने देंगे। मेरे हिसाब से इसका भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सही है ये। उसमें कांग्रेस को जाना चाहिए, घटक दलों को भी जाना चाहिए, राज्यसभा में भी अपनी बात रखनी चाहिए। ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई कि साहब हम सुनेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम इसमें जब जनता ने सदन का हिस्सा बना करके भेजा है तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है ना। विरोध आप सदन में जताइए ना, सदन को छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या विरोध हुआ बताइए आप। तो देखिए, मर्यादा तो लोकतंत्र की है और हम लोग यदि मर्यादा को नहीं कायम करते, अगर वहां पर बहस करते तो इनके पॉइंट्स भी क्लियर होते, उनके पॉइंट्स भी क्लियर होते, हमारे पास ये ऑप्शन होता कि सही कौन है। मैं वही कह रहा हूं स्वप्निल जी कि लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। यदि संवाद हम नहीं करना चाहते तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या है। इसलिए देखिए, चाहे कांग्रेस है चाहे उसके घटक दल हैं, उनको संवाद से हटना नहीं चाहिए, संवाद कायम रखना चाहिए। अपनी बात है उसमें उसको सदन में रखना चाहिए तो उसको कम से कम देश दुनिया देखेगी, सुनेगी कि भाई वास्तव में इनके ये ग्रीवेंसेज हैं जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आम जन को जो मिलना चाहिए, जिस तरह से मिलना चाहिए, उसकी आवाज सदन में नहीं उठेगी। सदन को छोड़कर क्या बैठक में शामिल नहीं होकर क्या हासिल हो जाएगा विपक्ष को? आपको क्या लगता है इसमें क्या हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, है। लेकिन राधेश्याम जी, एक चीज और ऐड कर रहा हूँ मैं, वो ये ऐड कर रहा हूँ कि ठीक है आपने फैसला लिया, लेकिन ममता बनर्जी शामिल होंगी, विरोध दर्ज कराने के लिए शामिल होंगी। इससे क्या मैसेज जाता है? नहीं, ये कोई देखे ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। मतलब ममता बनर्जी का कौन है साहब? ममता बनर्जी आकर के यहाँ उसमें जाकर के विरोध दर्ज कराएंगे उनकी पार्टी। और ये और जो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, वो साहब उसका वो वहां जाएगा नहीं सदन में। ये तो कोई बात नहीं हुई। सदन को चलाना किसकी जिम्मेवारी है? केवल सरकार की जिम्मेवारी थोड़ी है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेवारी है। यदि विपक्ष ये कहे कि हमारी तो कोई लाइबिलिटी नहीं है तो साहब देश ने उनको चुन करके भेजा है, फिर उनकी क्या लाइबिलिटी है? राधेश्याम जी, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। साल 2023 में भी ऐसी ही बैठक थी जिसमें ममता बनर्जी नहीं आई थी, अशोक गहलोत नहीं आए थे, नीतीश कुमार नहीं आए थे। ऐसे बहुत से नाम हैं जो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन नहीं, मैं आऊंगा राधेश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा राधेश्याम जी। स्वप्निल जी, आपको ध्यान होगा, एक मिनट, आपको ध्यान होगा जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो पूरी ट्रेन भर करके फायदों की वहां कलकत्ता जाती थी, वहां साइन करती थी रेल मंत्री के रूप में। यहाँ सारे अधिकारी यहाँ आएंगे, वो दिल्ली रेल भवन में नहीं बैठती थी। तो ये क्या लोकतंत्र की बिल्कुल सही बात। मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे पुटअप करने वाला था कि उससे क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि राज्य की बात वहां नहीं आ पाई है। पंकज जी, मुझे सिंसियरली बताइए, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार आपकी इच्छा है, कर दीजिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जिस पर प्रदेश के लोगों की बात भी पहुंच पाती, उसका बहिष्कार करने का कोई सेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। इस बात को जानते हुए कि ममता बनर्जी जाएंगी, क्या वो INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी जाएगी, ये उनका खुद का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन आपको एक चीज समझा दें कि जहां भी उचित प्लेटफॉर्म्स है वहां कांग्रेस ने, विपक्ष ने हमेशा अपनी बात रखने की कोशिश की। आप देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से लगातार बोले नीट के मुद्दे हो या और बहुत जरूरी मुद्दे, आज भी इवन खड़गे जी ने अपनी बात रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो सरकार की सत्तापक्ष की आदत, और इसके बाद वो चले गए। ये बात रखना भी किस बात रखने की श्रेणी में आया? ये तो कि हम तो बोले नहीं सुनेंगे। मैं स्वप्निल जी अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि अब सत्ता पक्ष किसकी बात सुनना नहीं चाहता है।
इनकी आदत ये देखी कि आज किसान मिलना चाहते सुनिए, हैं, आप किसान नहीं सुनना चाहते। सुनिए नहीं, नहीं, खड़गे ये जी की किसानों से स्पीच भी नहीं सदन मिलना ने है। सुनी। ये इन्होंने किसान, नहीं, खड़गे जी की स्पीच सदन अरे ने सर सुनी, कंप्लीट तो लेकिन कर लिया, फाइनेंस मुझे मिनिस्टर कंप्लीट तो की करने दिया, मुझे लेकिन 2 मिनट पंकज जी, बोलने आप का गलत पूरा बात पूरी तरीके कंप्लीट से कर बोलने का रहे हैं। मौका दीजिए, फिर आपकी बात भी सुनूंगा, आपके सवाल के जवाब भी दूंगा मैं। पंकज जी 2 सेकंड मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये जानता हूं कि मैं बहुत टोका टोकी करता हूं, लेकिन अभी आप ही के सामने मैंने कृष्ण कुमार जानू जी को टोक टोक कर छेद कर दिया है ना, तो उतना तो मैं आपको भी टोकूंगा, आप इतना मार्जिन तो मुझे दें, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपली एक बात कह रहा हूं पंकज भाई कि खड़गे जी अपनी बोले, पूरी सदन ने सुनी, जब फाइनेंस मिनिस्टर बोली वो चले गए, आप समझ रहे हैं इस बात को, जबकि वहां खड़े होकर नहीं, नेता मैं प्रतिपक्ष के आपको- तौर पर वो जवाब लेते तो उसका बेनिफिट मिलता, लेकिन नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं होती, आपने पॉलिटिक्स की सदन में, आप स्वीकार है इस बात को पंकज भाई? नहीं सुन लीजिए, मैं आपकी बात को मैं फिर आपको बता देता हूं कि देखिए हम लोग तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, कहां विपक्ष उठाया? चले जनता गए आप के छोड़कर। मुद्दों को उठाने के लिए वहां, लेकिन सत्ता पक्ष कोई बात सुनना नहीं चाहता। मैं अब आपको एक अरे एग्जांपल आपकी देता बात हूं। पूरी आज सुनी। आज तो अभिषेक आपने नहीं बनर्जी, सुना। सुन लीजिए, नहीं, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। राज्यसभा के शुरुआती 5 मिनट की क्लिप चला दूं, तब आप मानेंगे कि खड़गे जी को पूरा सुना गया, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना गया? शेम शेम चिल्लाते हुए कौन बाहर निकला? नहीं, अरे तो भैया हमने हमारा विरोध दर्ज कराया, ये हम कह रहे हैं ना बार बार आपको कि इस बजट से हमारा विरोध दर्ज है। वो विरोध इसलिए दर्ज है कि इस बजट में महिलाओं की, छात्रों की, युवाओं की, किसानों की कोई बात नहीं की गई, और उसमें केवल और केवल इस बजट में भेदभाव करने का काम किया कि दो स्टेट्स को पैसा दे दिया गया, बाकी स्टेट। मैं तो फिर एक बार आपके माध्यम से स्वप्निल जी, आपके माध्यम से मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान को क्या मिला? कृष्ण कुमार जी बता दें शिक्षकों की राजस्थान को क्या मिला? इसी भेदभाव की तो बात हम लोग कर रहे हैं ना। अब मेरे सवाल को बहुत सीरियसली सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं, आपको जवाब कहां मिलेंगे सरकार से? सदन के बाहर या सदन के अंदर? नहीं, बिल्कुल सदन के अंदर मिलेंगे, लेकिन सदन वही है जहां माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष की आवाज उठाने नहीं दिया जाता है। आप देखिए, अरे सुन तो लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने को भी जो क्वेश्चंस दिए गए थे, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने रेज किए थे, उन क्वेश्चंस का जवाब कहां दिया? अगर दिया तो आप चला दीजिए, मैं सुन लेता हूँ, चला दीजिए ना। कोई जवाब फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं है। बोल रहे थे जवाब आना था 11:04 पर, जो उन्होंने लिया ही नहीं, शेम शेम बोल के निकल लिए। मैं कह रहा हूं सरकार से अरे भैया, मैं तो इतनी सी, हमें भी चाहिए, लेकिन वो सदन के अंदर मिलेगा, बाहर तो आप रात चिल्लाते रहिए, मत जाइए नीति आयोग की बैठक में, जवाब नहीं आना है। मेरी बात सुनिए स्वप्निल जी। हाँ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कांग्रेस ने सवाल उठाए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आज राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, उन सवालों के जवाब चलो हम सदन में नहीं थे, आपने दे दिए क्या जवाब? फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दे दिए क्या? जवाब दिए नहीं, उनकी मंशा है नहीं जवाब, उनकी मंशा जवाब देने की है ही, उनकी मंशा जवाब देने की है ही नहीं, उनकी मंशा, आपके प्रेस उनकी मंशा जवाब देने का है ही नहीं, देंगे, आपने दिया ही नहीं ना, उन्होंने दिया ही नहीं, वो बताए, वो बताए, वहां पूछिए ना नहीं उनको, वहां सवाल पूछने इस सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या ये समर्थन मूल्य दिया है क्या सरकार बचाने का? ये समर्थन मूल्य दिया है क्या सरकार बचाने का? इस सरकार को बताना चाहिए, बताया क्या सरकार ने? नहीं बताया। जो जरूरी सवाल हम लोगों ने पूछे, उन सवालों के जवाब नहीं दिए। एक मैं बात बताता हूं, जवाब सुने कब आपने? एक क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने की स्पेस होती है, यहां से यहां तक की स्पेस। अब उस स्पेस पे मैं आंसर लिखूंगा, लेकिन जब मैं आंसर लिखूंगा, मेरे पहला शब्द लिखते ही आप कह दे नहीं हम जा रहे हैं, हमें पक्का यकीन है तुम जवाब दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता पंकज भाई। जवाब लेने के लिए सदन बना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सरकार जवाब नहीं देने वाली है, आपको सरकार से जवाब निकलवाना है। या तो आप कहिए कि हम इतना कमजोर हैं कि हम सरकार से जवाब नहीं निकलवा सकते सदन के अंदर, इसलिए अपनी बात रख भाग जाते हैं। झुकाइए ना सरकार को जवाब। पूछ रहा हूं कृष्ण कुमार जानू, स्वप्निल जी एक मिनट मेरी कंप्लीट कर ले लीजिए बात। हाँ, शॉर्ट में नहीं सुन लीजिए पहले मेरे को एक मिनट आप मेरे को बात करने दीजिए। स्वप्निल जी, अगर विपक्ष अगर कमजोर होता तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बाहर आकर मीडिया को ये नहीं कहते कि मेरा गला घोटा जा रहा है, क्योंकि उनसे लगातार हम लोग सवाल पूछ रहे हैं और उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। ना तो वो नीट पे उनके पास सवालों के जवाब है, ना मणिपुर पे है, ना महंगाई पे है, ना बेरोजगारी पर है, ना पहले वालों के साथ कुटारा अब मैं आपको रोक रहा हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, क्या मिला राजस्थान को? वही पूरे देश को मिला। जबकि आप लोग ये बताते हैं कि हमारा इतना बड़ा भूभाग मरुभूमि है,
और यहाँ पर सोलर के लिए एक बहुत अपार संभावना है, एक योजना उसमें आ सकती थी। बिजली से तो हम जूझ ही रहे हैं। आज तो सीएजी की रिपोर्ट ने कमाल की बात बताई है कि भैया एक बहुत बड़ा बजट केंद्र ने दिया था, जिससे जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनको कर्जे से उबारने की दिशा में काम करना था, लेकिन उसी कर्जे को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर बैठी, ये सीएजी ने बताया है। लेकिन फिर भी चलिए, मैं कृष्ण कुमार जानू जी आपसे ये पूछ रहा हूं, सोलर में आ सकता था, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली कुछ आ सकता था, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है बकौल बीजेपी। इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम हैं वो स्पेसिफाई किसी राज्य के लिए थोड़ी है। 500 कंपनियां सारे देश के नौजवानों को देंगी अवसर, उसमें राजस्थान को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 1 करोड़ घरों को मिलेगा, तो उसमें राजस्थान भी शामिल होगा। और जिस बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया है, क्या वो इस देश के हिस्से नहीं है? भाई देश का बजट है, किसी राज्य का बजट नहीं है। का कितना पार्ट बिहार और आंध्र प्रदेश को जाना है? स्वप्निल जी, हमारे देश के सारे बजट के डिटेल्स का हम असेसमेंट करेंगे तो क्या समानुपातिक रूप से अतीत में भी बराबर बांटा गया है? क्या किसी राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, उसको ज्यादा मिला है, किसी की जनसंख्या ज्यादा, उसको ज्यादा मिला है, किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है, अन्य राज्यों की तुलना में अतीत से लेकर आज तक कश्मीर को बहुत बड़ा बजट मिलता रहा है, कभी डिबेट नहीं है। केंद्र के सामने इन्हीं योजनाओं के तहत जब गुजरात और राजस्थान में चुनने की नौबत आएगी तो वो किसे चुनेंगे? निश्चित रूप से राजस्थान का भी नंबर आ सकता है, गुजरात का भी आ सकता है, आंध्रा का भी आ सकता है, बिहार का भी आ सकता है, महाराष्ट्र का भी आ सकता है। देश का बजट है और देश के विकास की चिंता का जनादेश प्रधानमंत्री के पास। 4 केंद्रीय मंत्री अगर एक स्पेसिफिक घोषणा भी न लेकर आ पाए तो राजस्थान पूछेगी नहीं कि एक स्पेसिफिक घोषणा तो होनी चाहिए थी राजस्थान को लेकर, क्या यह मांगना ज्यादा है? देखो, अंतरिम बजट राजस्थान के लिए जो देना था वो सारा विषय दे चुका था। राजस्थान का बजट केंद्र के बजट से पहले आ चुका था और बजट समन्वय की चर्चा हो चुकी थी। नीति आयोग में आपको डिफाइन होकर पता चल जाएगा राजस्थान में जितना बजट भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए दिया, 27,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ हम खर्च कर पाए और उसमें भी बड़ा घोटाला कर गए। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है उस पर कई प्रकार के सवाल थे। फिर राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान की सरकार जो है उसको पीड़ा नहीं है। 25 सांसदों ने कोई सवाल नहीं उठाया है, कांग्रेस की प्रवक्ता ही तो उठा रहे हैं। नहीं, आज तो सारे सांसद वॉकआउट कर गए। राधेश्याम भारती जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आपने दोनों तरफ के जवाब सुन लिए और मेरे सवाल तो आपने सुन ही लिए हैं, उनमें से कुछ के जवाब आए हैं, अधिकतर के तो नहीं आए हैं। आपका क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा आज की डिबेट पर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार है राजस्थान की, और जो केंद्रीय बजट जो आया है राजस्थान को जो अपेक्षाएं थी वो मिला नहीं है। स्वप्निल जी, यहाँ पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं थी, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर्यटन की दृष्टि से हब बन सकता है राजस्थान। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे राजस्थान में, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि इस पर ध्यान दिया जाता, इसी तरह सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता, तो निश्चित रूप से राजस्थान की बेरोजगारी भी कम होती और राजस्थान वास्तव में जैसे ये बीमारू स्टेट कहते रहे हैं, एक एडवांस स्टेट के रूप में सामने आता, विकसित स्टेट के रूप में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि वास्तव में जो बजट रखा गया है ओवरऑल हम उसको देखें तो संतुलित है। कई बातें बहुत अच्छी हैं, जैसे प्राकृतिक खेती की आप देखिए, ये ऐतिहासिक बजट है उस दृष्टि से कि ये आम आदमी को जहर से निकाल करके अमृत पिलाने वाली बात है। ऐसा बजट इसमें कि 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा, सारी उसके लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, सरकार उसके लिए सब्सिडी देगी किसानों को। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। स्वप्निल जी, आप और हम पैसा दे करके भी जहर खाते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल फ्रूट्स हैं, चाहे अनाज हैं, चाहे दालें हैं। पहली बार इस सरकार ने इस पे गौर किया है कि वास्तव में जो है उन्नत भारत को, उसके हर नागरिक को अच्छा भोजन मिले, अच्छी फल सब्जियां मिले, ये उसका अधिकार होना चाहिए। इस दृष्टि से सरकार ने इस बजट में बड़ा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे दर्शकों का भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।